नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बहुत स्वागत है आप सभी का ग्राउंड रिपोर्ट में। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक की है। यूपी बीज नीति के प्रस्तुतिकरण को लेकर के ये बड़ी बैठक हुई है। अपने सरकारी आवास पर बैठक की है सीएम योगी ने। गन्ना किसानों को लेकर के अहम बैठक हुई है। तिलहन दलहन के फसलों को प्रोत्साहन मिलेगा, कैसे प्रोत्साहन मिले, कैसे बढ़ावा मिले, इस मुद्दे पर बैठक हुई है। सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर लखनऊ में बड़ी बैठक की है। लखनऊ से बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक की अपने सरकारी आवास पर। यूपी बीज नीति के प्रस्तुतिकरण को लेकर के ये बैठक हुई है। किसानों को बढ़ावा देने के लिए, कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी पैदावार को बढ़ावा देने के लिए बैठक बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई है। तिलहन और दलहन के फसलों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। गन्ना किसानों को लेकर के बैठक हुई है। तिलहन दलहन फसलों को प्रोत्साहन मिले, इसको लेकर के भी बैठक की गई है। इन मुद्दों पर चर्चा हुई है बैठक में। तिलहन और दलहन की फसल को कैसे बढ़ावा दिया जाए, किसानों की पैदावार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन सब मुद्दों पर, इन सब मसलों पर चर्चा हुई है इस बैठक में। यूपी बीज नीति के प्रस्तुतिकरण को लेकर के बैठक हुई है। गन्ना किसानों को लेकर के बैठक में चर्चा भी हुई है। बता दें कि प्रदेश की यूपी की योगी सरकार लगातार काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है, कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है, बैठकें कर रही है कि आने वाले समय में कृषि प्रधान देश हमारा लगातार आगे बढ़ता रहे। हमारे संवाददाता लखनऊ से अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपडेट लेंगे। अभिषेक, सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर बैठक की है। कहीं ना कहीं कृषकों के लिए और किसानों के लिए, कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण। अभिषेक जी बिल्कुल, दलहन के किसानों के लिए और खासतौर पर बीज और उसके उत्पादन के लिए और कृषि क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए ये अहम बैठक आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर। और निश्चित तौर पर किसानों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए, नई तकनीकों से जोड़ने के लिए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पूरी तरह से खेती किसानी के नए नए तकनीकों के जरिए एग्रो इंडस्ट्री में अपने कदम जिस तरह जमाता जा रहा है, इसको लेकर और आगे किस तरह काम किया जाए और किसानों की को जो खेती किसानियों से और बढ़ावा देने के लिए और नई नई फसलों का लाभ किसानों को मिल पाए, नई नई तकनीकों का लाभ मिल पाए, इसको लेकर यह अहम बैठक की गई है। इसको नई गति, नई रफ्तार मिलेगी। गरीब युवाओं के विकास वाला है ये बजट। एमएसएमई सेक्टर में उत्तर प्रदेश लीडर है। उत्तर प्रदेश के 96 लाख एमएसएमई यूनिट हैं। प्रदेश के आम जन जीवन को बेहतर बनाने में यह बजट मददगार साबित होगा। तो कल केंद्रीय बजट 2026 को पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और आज सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट की खूबियां गिनाई हैं और पीएम मोदी के विजन को साकार होते हुए बताया है। इस बजट को पीएम का विजनरी बजट बताया है। जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार बात कर रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और कहीं ना कहीं इस बजट को उस दिशा में ही देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे अपडेट लेंगे। अभिषेक, सीएम ने खूबियां गिनाई हैं बजट की, विजनरी बजट बताया है सीएम योगी ने। तो देश के आम बजट की कैसे न सिर्फ एक विजनरी बजट है बल्कि उत्तर प्रदेश को लेकर बजट में बहुत सारी चीजें थी। खासतौर पर फास्ट ट्रेनों को लेकर जो रेल कॉरिडोर तैयार हुआ उसमें यूपी को भी 2 ट्रेनें मिली हैं। साथ ही साथ एमएसएमई और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर जिस तरह उत्तर प्रदेश पहले से ही काम कर रहा है उसको लेकर और बजट में बढ़ावा दिया गया है। और साथ ही साथ आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को लेकर जिस तरह से बजट में एलोकेशन है उसकी तैयारी पहले से ही उत्तर प्रदेश ने कर रखी थी। मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि वाराणसी को सीट के लिए चुना गया था और वहां पर ये पहले से ही तैयारी चल रही थी। और अब सरकार की तरफ से मिले इस बजट के एलोकेशन के बाद अब न सिर्फ आयुर्वेदिक चिकित्सालय तैयार होंगे बल्कि इस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के जरिए जो पुरानी पद्धति है उससे और बेहतर और बिना किसी साइड इफेक्ट के इलाज हो पाएंगे बेहतर तकनीकों से। साथ ही साथ मुख्यमंत्री बताते हुए नजर आए कि औद्योगिक विकास के लिए, निवेशकों के लिए बजट में बहुत कुछ है और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है
वो देश की इकोनॉमी में और ज्यादा बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले सकेगी। बिल्कुल इस अभिषेक, ये नए बजट उत्तर प्रदेश के लिए भी सौगातों वाला बजट रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है जहां मदरसों की फंडिंग की जांच शुरू हो गई है। यूपी सरकार ने मदरसों की विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। विदेशी फंडिंग के सोर्सेज का पता लगाया जाएगा। निजी बैंक खातों की सभी समीक्षा भी की जाएगी। इस पर शिया धर्म गुरु मौलाना यासूब अब्बास ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो एक बार फिर से मदरसों में विदेशी फंडिंग को लेकर के सीएम योगी की सरकार, यूपी सरकार सख्त नजर आ रही है और एक बार फिर पता लगाने के लिए विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी गई है कि किन सोर्सेज से ये फंड यहां आ रहा है और किसके किसके खातों में आ रहा है। इसके साथ ही कई लोगों के निजी बैंक खातों की भी समीक्षा की जाएगी और निजी बैंक खातों की समीक्षा करके पूरा मिलान किया जाएगा। फिर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इस रिपोर्ट को सीएम योगी को सबमिट किया जाएगा। इस पर शिया धर्म गुरु ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां मदरसों की फंडिंग की जांच शुरू हो गई है, तेज कर दी गई है। यूपी सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है अवैध मदरसों और उनके पास आ रही अवैध विदेशी फंडिंग के खिलाफ भी। इसी कड़ी में ये जांच बहुत बड़ी कड़ी मानी जा रही है। हमारे संवाददाता वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अपडेट लेंगे वर्षा से। वर्षा, एक बार फिर मदरसों में विदेशी फंडिंग को लेकर के जांच को शुरू कर दिया गया है या यूं कहें कि जांच तेज कर दी गई है। वर्षा, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अवैध चल रहे मदरसे या फिर जितने भी मदरसे उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर अब जांच बहुत ज्यादा तेजी से कर दी गई है। ये साफ तरीके से निकाला जा रहा है कि आखिर किस तरीके से मदरसों में विदेशी फंडिंग आ रही है और किस तरीके से इसका संचालन किया जा रहा है। अवैध मदरसों और मदरसों में जिस तरीके से विदेशी फंडिंग आ रही है, इसको लेकर एक वृहद जांच टीम बनाई गई है। जांच टीम पूरी तरीके से कार्रवाई करेगी और कार्रवाई करने के बाद ये सुनिश्चित करेगी कि किस मदरसे में कितनी ज्यादा फंडिंग आ रही है और कहां से ये फंडिंग आ रही है, किस तरीके से इसका संचालन किया जा रहा है। फिर उसके बाद पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट में देखा जाएगा कि आखिर कितने मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं जो अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं और अवैध रूप से फंडिंग लाई जा रही है और अवैध तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद ये पूरी रिपोर्ट तैयार होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश की जाएगी और दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों के जरिए किस तरीके से जो चीजें हैं वो संचालित की जा रही हैं और कितना ज्यादा अवैध मदरसों का काम लगातार जो उत्तर प्रदेश में है वो तेजी से चल रहा है। वर्षा, कितने समय के अंदर या कब तक ये रिपोर्ट सबमिट कर दी होगी? क्या कुछ जानकारी आपके पास इस हवाले से? क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? अवैध मदरसे को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। देखिए, जिस तरीके से अवैध मदरसों को लेकर जांच पड़ताल हो रही है, टीम पूरी तरीके से अभी लगी हुई है, सभी मदरसों की जांच पड़ताल कर रही है और पूरी तरीके से डाटा निकाल कर खंगाल रही है कि आखिर किस तरीके से मदरसे चल रहे हैं, इन मदरसों पर किस तरीके से कार्रवाई की जा सकती है और कितना विदेशी फंडिंग आ रही है। तो अभी डेटा तैयार की जा रही है। अब इसके बाद जब कार्रवाई एकदम से तेज होने लगेगी तब ये पता चलेगा कि आखिर किन किन मदरसों में कितनी ज्यादा फंडिंग आई है और कैसे इस फंडिंग का संचालन किया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग 1 महीने का समय है। इस 1 महीने में पूरी रिपोर्ट तैयार करनी होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपनी होगी और सौंपने के साथ साथ इस पर वृहद कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल वर्षा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वर्षा, फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर ग्रेटर नोएडा से जहां कोहरे की वजह से एक बार फिर बड़ा हादसा सामने आया है। नाले में गिरी है कैब, कंपानी होने की वजह से बच गई ड्राइवर की जान। राहत भरी ये खबर रही कि जान बच गई ड्राइवर की, वहीं रिफ्लेक्टर बैरिकेडिंग ना होने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके रेस्क्यू किया है। दरअसल खुले नाले ब्लैक स्पॉट कवर करने में नाकाम रही है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और इंजीनियर की मौत के बाद भी नहीं जागी है अथॉरिटी। बता दें कि 90 डिग्री एंगल पर बनी सड़कों से लगातार हादसे हो रहे हैं और वहां की जो प्रशासन है, ग्रेटर नोएडा जो अथॉरिटी है, वो अभी तक सोई हुई है और कह सकते हैं गहरी नींद में सोई हुई है। बीते दिनों एक इंजीनियर युवराज की मौत होती है, उस पर पूरा सीएम संज्ञान भी लेते हैं, लेकिन सामने क्या आता है? सिर्फ दावा और कह सकते हैं झूठा वादा। काम जमीनी स्तर पर एक भी नहीं और इसीलिए ये कैब ड्राइवर के साथ जो हादसा हुआ ये जीता जागता उदाहरण है कि नाले अभी भी खुले हैं, ब्लैक स्पॉट अभी भी है, जिन्हें अभी तक मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है जिनका। हमारे संवाददाता अकरम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपडेट लेंगे। अकरम, ये कह सकते हैं कि अभी भी गहरी नींद में सोई हुई है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी?
बिल्कुल, देखिए ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि लगातार जितने ब्लैक जी स्पॉट को कवर करने का दावा किया जा रहा था और जो इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद तमाम दावे किए गए थे प्रशासन की तरफ से भी और शासन की तरफ से भी, उसको लेकर प्राधिकरण बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रहा और जी यही वजह है कि जो एक गाड़ी है वो काटना थाना इलाके में गिरी क्योंकि वहां पर विजिबिलिटी बहुत कम थी और जो 90 एंगल का मोड़ है सड़क का, जैसा युवराज वाले जो हादसे वाली जगह थी वहां भी 90 एंगल का डिग्री एंगल का सड़क थी जिससे सीधी नाले में जाके हादसे हुआ और गाड़ी गिर गई थी और मौत हुई थी। लेकिन गनीमत यहाँ पर ये रही, इसी तरह का जो 90 डिग्री एंगल का सड़क है वो भी इसी जगह पर है जहां पर ये हादसा हुआ है। लेकिन गनीमत यहाँ पर ये रही कि जो पानी था वो कम था और पानी का बहाव भी हल्का था और इसी नाले में जो गाड़ी गिरी समय रहते युवक जो है और उसके साथ जो एक सवारी थी उसको रेस्क्यू कर लिया गया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और रेस्क्यू कर गाड़ी बाहर निकाली गई। गनीमत ये रही कि किसी की भी कोई जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन तस्वीरें बताती हैं किस तरह से जो प्राधिकरण है वो बेहद लापरवाह है। और जी यहाँ बिल्कुल। भी ये कल की घटना है जब कोहरा बहुत ज्यादा था और सीधे गाड़ी टकराते हुए नीचे गिरी जाकर वहां पर और ये हादसा हुआ। लेकिन गनीमत ये रही कि उसकी कहीं चोट नहीं लगी, लेकिन जिस तरह से खुले ये जो गड्ढे हैं और जो नाले हैं और ब्लैक स्पॉट हैं उनको कवर करने में प्राधिकरण अभी तक पूरी तरह से लापरवाह है और किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। हालांकि जब ये तस्वीरें सामने आई, वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद प्राधिकरण ने लकड़ी लगाकर वहां पर कुछ रिफ्लेक्टर जरूर लगाए हैं, लेकिन वो काफी नहीं है क्योंकि अगर कोई बड़ी गाड़ी आती है तो वो लकड़ी को तोड़ते हुए बहुत आसानी से अकरम अंदर अकरम एक जा सवाल गिरेगी इस जिससे बीच कोई। ये भी है कि आखिर वहां से उस रोड से रिफ्लेक्टर और बैरिकेडिंग को क्यों हटाया गया था? इतना बड़ा हादसा हो गया था, उसके बाद भी ये लापरवाही आखिर क्यों? क्या कुछ नहीं जानकारी? देखिए, उस जगह पर बैरिकेडिंग दरअसल है ही नहीं और ना कोई रिफ्लेक्टर है। और देखिए जो 90 डिग्री एंगल की मैंने सड़क बताई है वो बेहद ब्लैक स्पॉट में गिनी जाती है और बेहद खतरनाक है, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन प्राधिकरण को यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग लगानी चाहिए थी कंक्रीट की, जिससे कि कोई बड़ा हादसा नहीं हो, लेकिन वो नहीं लगाया गया और उसकी वजह यही है कि हादसा हुआ है वहां पर। लेकिन अब रिफ्लेक्टर और लकड़ी की बैरिकेडिंग करी गई है जो कि सिर्फ खाना पूर्ति है। प्राधिकरण को ऐसी जगह पर कंक्रीट की दीवारें लगानी चाहिए ताकि कोई बड़ा हादसा नहीं हो। लेकिन तस्वीरें बताती हैं किस तरह से प्राधिकरण अब भी लापरवाह है और किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। इसी तरह से युवराज मेहता की मौत हुई थी जहां बिल्कुल पर जो गाड़ी गिरी थी बेसमेंट में जाकर, इसी तरह से यहाँ पर भी है। कोई भी बड़ा बिल्कुल हादसा हो सकता अकरम, था इस अभी भी जगह भी, लग रहा लेकिन है पानी कि कम था। पाठ लिया नहीं है, सीख ली नहीं है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने, और कह सकते हैं कि किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है शायद। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मथुरा से है जहां स्कूल में बच्चों से पढ़वाई गई है नमाज। स्कूल में प्रधान ने बच्चों से नमाज पढ़वाई है। बीजेपी नेता ने शिक्षा अधिकारी से शिकायत कर दी है। प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद निलंबित किए जा चुके हैं। स्कूल में राष्ट्रगान भी नहीं कर रहा था शिक्षक। बता दें कि अनिवार्य कर दिया गया था सभी स्कूलों में राष्ट्रगान, उसके बावजूद ये प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद राष्ट्रगान के बजाय बच्चों से नमाज पढ़वाता था स्कूल में। और जैसे ही इस बात की जानकारी लगी मंत्री को, उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस पूरे मामले की शिकायत की कि स्कूल में बच्चों से नमाज पढ़वाई गई है। उसके बाद तुरंत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। बता दें कि बीजेपी नेता ने शिक्षा मंत्री से, शिक्षा अधिकारी से इस पूरे मामले की शिकायत की थी। यही है वो प्रधान जान मोहम्मद जिसने बच्चों से स्कूल में राष्ट्रगान के बजाय नमाज पढ़वाई। फिलहाल निलंबित किए जा चुके हैं प्रधान अध्यापक जान मोहम्मद। मथुरा के स्कूलों में बच्चों से राष्ट्रगान के बजाय नमाज पढ़वाई गई और यह पूरा मामला सामने आने के बाद बीजेपी नेता ने शिक्षा अधिकारी से शिकायत की। शिकायत के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए तुरंत तत्काल प्रभाव से प्रधान अध्यापक को निलंबित कर दिया गया। स्कूल में बच्चों से नमाज पढ़वाई गई है, यह बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि राष्ट्रगान की अनिवार्यता भी कर दी गई थी स्कूलों में, लेकिन उसके बावजूद ये स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं करवाता था प्रधानाध्यापक और बच्चों से नमाज पढ़वाता था। वो बच्चे जिन्हें शायद अभी इन चीजों की उतनी समझ नहीं है, वो अनजाने में प्रधानाध्यापक का आदेश मान के नमाज पढ़ते थे, लेकिन आखिरकार कार्रवाई हो ही गई। हमारे संवाददाता मथुरा से वीर नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपडेट लेंगे। वीर, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मामला सामने आया है कि बच्चों से राष्ट्रगान नहीं, नमाज पढ़ाता था प्रधानाध्यापक और बच्चे अनजाने में नमाज पढ़ते भी थे। वीर।
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मथुरा के जो नौजीन ब्लॉक का जो प्राथमिक विद्यालय था, यहाँ जान मोहम्मद नाम का एक शिक्षक था और शिक्षक बाकायदा बच्चों से राष्ट्रगान बुलवाने की बजाय उनसे नमाज पढ़वाने का काम कर रहा था। और हालांकि इसकी ये जानकारी भाजपा के मंडल अध्यक्ष दुर्गेश सिंह को हुई। दुर्गेश प्रधान के द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से 30 जनवरी को इसकी शिकायत की और शिकायत के आधार पर प्रथम दृष्टया शिक्षक को दोषी मानते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। हालांकि जिस तरीके से अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 2 खंड शिक्षा अधिकारियों की जांच कमेटी गठित की और गठन करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके खिलाफ विधिक जो कार्रवाई यानी कि विभागीय जो कार्रवाई होगी वो तय की जाएगी। हालांकि जिस तरीके से इंडिया न्यूज की टीम ने वहां के छात्रों से, वहां के स्थानीय लोगों से जब बातचीत की तो उन्होंने इस तरीके से मामला होने से इनकार कर दिया। बच्चों का साफ तौर से कहना था कि यहाँ नमाज नहीं पढ़ाई गई है, इसे राजनीतिक टूल दिया गया है भाजपा के मंडल अध्यक्ष द्वारा। हालांकि जिस तरीके से ये चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद प्रथम दृष्टया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को दोषी मानते हुए निलंबन की कार्रवाई कर दी और इस पूरे पकड़ में अब जांच कमेटी बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जैसे ही घटना सामने आई प्रशासन ने भी, शिक्षा अधिकारी ने भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देवरिया से है जहां मोमोज के बहाने जेवर चोरी की घटना सामने आई है। बता दें 3 युवकों ने बच्चे से जेवर हड़प लिए हैं। नाबालिग ने मोमोज खाने के लिए जेवर दे दिया। पिता ने थाने में तहरीर देकर शिकायत की। जांच में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया हुआ है। वहीं परिवार के जेवर की कीमत लगभग 80 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। मामले में वहीं रामपुर कारखाना क्षेत्र के भगवानपुर का यह पूरा मामला सामने आया है। कह सकते हैं कि बच्चे जो है घर से मोमोज खाने के लिए निकले, उनके पास पैसे नहीं थे और किसी ने उसने उन्हें लालच दिया। बच्चे घर गए, घर से 80 लाख रुपए की कीमत का जेवर लाते हैं और मोमोज खा जाते हैं। अजीबोगरीब घटना सामने आई है। कह सकते हैं कि बच्चे की मासूमियत का फायदा उठाया गया है। देवरिया से हमारे संवाददाता घनश्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम से अपडेट लेंगे। घनश्याम, एक कह सकते हैं कि बच्चों की मासूमियत का, उनके बचपने का गलत फायदा उठाया गया, क्योंकि वो बच्चे उन्हें क्या समझ कि किसकी क्या कीमत है। जी आपको बता दें कि पूरा मामला है रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के, जहाँ भगवानपुर तिवारी गांव के रहने वाले विमलेश कुमार मिश्रा, वो बनारस में पुजारी है किसी मंदिर पे। वो अपने घर पे नहीं रहते थे, बच्चे परिवार रहते थे लोग। देखिए एक छोटा 14 साल का लगभग लड़का है, उसने काफी दिनों से मोमोज खाने के लिए देवरिया कस्या मार्ग पर डुमरी चौराहे पर वो प्रतिदिन जाता था और रोज जो मोमोज वाला है वो अब मोमोज खिलाता था। और प्रतिदिन उसके विरोध में जब पैसे हो गए तो उसने पैसे मांगे और पैसे मांगने के बाद उन्होंने सीधे घर पे जेवर मांगा और जेवर लाके लड़का ने दे दिया। लेकिन सवाल ये है कि लड़का से इन्होंने जेवर क्यों मांगा? पैसा है तो गार्जियन से कहिए। लेकिन वो जितना था वो ले आया और उसने अपने, सबसे बड़ी बात है कि जो विमलेश मिश्रा है उनके सिस्टर का भी गहना घर में रखा गया था लाकर में, वो लाकर से निकाला जबकि बच्चा देखा था, उसने लाकर से ले आके उनको दे दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल और इस बुलेटिन में ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।